तो नेपाल में जो केपी शर्मा ओली की सरकार हुआ करती थी, जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, असल में उन्हीं के द्वारा किया गया ये संशोधन था जिसमें 7 साल का वो डाल दिया गया था, पीरियड डाल दिया गया था। तो आज मैं एक वीडियो पे रिएक्शन देने वाली, ये नेपाल से रिलेटेड है बट एक इंडियन यूट्यूबर ने बनाई है, तो हम देखेंगे इस वीडियो का। और इसका टाइटल है नेपाली सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। इसके बारे में हम जानते हैं और देखते हैं कि क्या न्यूज़ है। स्टार्ट करते हैं एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो कि इस समय भारत और नेपाल के रिश्तों के बीच में एक बार फिर से विवाद का विषय बनती जा रही है। विषय क्या है? विषय ये है कि नेपाल के अंदर नागरिकता संशोधन बिल चल रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नागरिकता संशोधन बिल भारत में भी आया था, जिसमें भारत के निकटवर्ती देशों में जो लोग प्रताड़ित हो रहे थे वो यदि भारत आ गए तो उन्हें भारत में नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था। उनमें जिन देशों को ध्यान रखा गया था उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान शामिल थे। कुछ उसी तर्ज पर नेपाल में भी है, लेकिन नेपाल में कोई प्रताड़ित होकर नहीं जा रहा है, खुशी से जा रहा है। खुशी से कैसे? नेपाल में जो तराई रीजन है यानी कि हिमालय की जो तलहटी है वहाँ से भारत का हिस्सा कनेक्ट होता है, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार कनेक्ट होता है। और जो ये तराई वाला रीजन है ना, इस तराई वाले रीजन में रोटी बेटी का संबंध चलता है, अर्थात यहाँ से नेपाल के युवा जो हैं वो तराई रीजन से निकल करके भारत के जो उत्तर प्रदेश और बिहार वाले निकटवर्ती सीमा क्षेत्र हैं वहाँ नौकरी करने आते हैं। और इस तराई रीजन से भारत के ये राज्य जो हैं ये अपनी बेटियाँ ब्याह देते हैं, यानी कि शादियां करते हैं। यानी एक तरह से समझिए कि इंटरनेशनल रिलेशन में हमारी इंटरनेशनल मैरिज होती हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश से बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं जो नेपाल में शादी कर कर जाती हैं और ये लंबे समय से चला आ रहा है, आज से नहीं है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि जो भारत से शादी होकर नेपाल में गई युवती है उसकी नागरिकता को लेकर बवाल मचा हुआ है। अब आप पूछेंगे सर शादी करके आ गई तो नेपाल की नागरिकता मिल जानी चाहिए। भाई जिस देश में आप शादी करके गए हो पति का जो नागरिकता है वो उनको भी मिलनी चाहिए, लेकिन साथियों नेपाल के अंदर ऐसा अभी है नहीं। तो क्या है नेपाल में? नेपाल में फिलहाल ये है कि जो शादी करके बच्ची गई है उसे 7 साल बाद नेपाल की नागरिकता मिलने का प्रावधान है, यानी कि वो 7 साल तक पहले एक तरह से कूलिंग ऑफ पीरियड में रहेगी और फिर जब वो वहाँ पहुँच जाएगी 7 साल के बाद में, मतलब 7 साल तक वो स्टेटलेस है, ना वो इंडिया की बची ना वो नेपाल की बची, क्योंकि इंडिया से तो 7 साल तक बाहर रह रही है। हालांकि इंडिया वाले उसकी नागरिकता निकाल नहीं रहे हैं, लेकिन प्रोसीजर्स फॉलो किए जा सकते हैं। लेकिन फिर इस स्थिति में नेपाल की उनको नागरिकता नहीं मिल रही है। ये कंडीशन जो है इसका लंबे समय से तराई रीजन में रहने वाले जो मदेशी लोग हैं वो विरोध कर रहे थे कि साहब ऐसा क्यों है, जबकि हमारे साथ में जब हमारी धर्मपत्नी बनकर आ चुकी हैं तो स्वाभाविक सी बात है इन्हें भी नागरिकता मिलनी चाहिए। तो ये था सबसे बड़ा मुद्दा। तो नेपाल में जो केपी शर्मा ओली की सरकार हुआ करती थी, जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, असल में उन्हीं के द्वारा किया गया ये संशोधन था जिसमें 7 साल का वो डाल दिया गया था, पीरियड डाल दिया गया था। वर्तमान में जो कांग्रेस की सरकार है, देवबा की सरकार है, ये उस विधेयक में जो कि 7 साल का इंतजार कराता था उसमें परिवर्तन को तैयार थी। परिवर्तन को तैयार थी का मतलब क्या हुआ कि आपको 7 साल के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, शादी होते ही आपकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी नागरिकता मिलने की। ठीक है, ये कैसे हो सकता है? भाई नागरिकता है तो नागरिकता संबंधित विधेयक जो है वो आपको संसद में लाना पड़ेगा, जैसे इंडिया में होता है। संसद से पहले बिल पास होगा, फिर प्रेसिडेंट के पास उसकी परमिशन के लिए जाएगा। ऐसे ही इन देवबा साहब ने अपने द्वारा संसद के माध्यम से नागरिकता में संशोधन करने का बिल पास करवा दिया। संशोधन बिल पास करवा दिया का अर्थ समझ रहे हैं आप? किस बात में संशोधन? कि 7 साल का क्लॉज हटे और उसके स्थान पर शादी के तुरंत बाद ही प्रक्रिया शुरू हो जाए। ये वर्तमान की सरकार चाहती है। तो आप पूछेंगे फिर आपने क्यों कहा कि भारत और नेपाल के संबंध बिगड़ रहे हैं? रुकिए थोड़ा सा, प्रधानमंत्री चाहते हैं, समझ में आ गया, लेकिन जैसे हमारे यहाँ पर भी संसद कोई बिल पास कर दे तो वो परमिशन प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपति के पास जाती है। राष्ट्रपति जो है इस समय बैठी हुई हैं विद्या देवी भंडारी। अब विद्या देवी भंडारी कौन सी पार्टी से हैं? आप पूछेंगे कि राष्ट्रपति किसी पार्टी से होता है क्या? चलो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, जो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, ये किस पार्टी से हैं? आप आंसर कहेंगे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ये किसी पार्टी से नहीं होते, ये सब देश के होते हैं। सच है, लेकिन ये किसी ना किसी पार्टी के द्वारा एंडोर्स्ड होते हैं, यानी उनको किसी ने तो प्रमोट किया था। द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में एनडीए के द्वारा लाई गई थी। अब जरा विचार करो कि कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि शासन के अंदर एनडीए तो ना बचे लेकिन राष्ट्रपति पद पर बैठी रहें,
और अपोजिशन पार्टीज जो अब सत्ता में आ जाएं वो बिल पास करके भेजें किनके पास में, द्रौपदी मुर्मू जी के पास में, और द्रौपदी मुर्मू जी कहें नहीं नहीं मैं इस बिल को इसलिए पास नहीं करूंगी क्योंकि मैं तो पुरानी पार्टी से वैचारिक रूप से सहमत हूं। तो ये पद की गरिमा के खिलाफ है। नेपाल में लेकिन यही सब हो रहा है। क्या हो रहा है? नेपाल के अंदर जो वर्तमान सरकार है इसने उस 7 साल वाले क्लॉज को संशोधित करके राष्ट्रपति के पास भेजा। राष्ट्रपति थी विद्या देवी भंडारी, जो कि केपी शर्मा ओली की पार्टी की उपाध्यक्ष रह चुकी थी कभी। उन्होंने कहा सॉरी मैं इसको अलाउ नहीं कर सकती। इन्होंने कहा कि मैडम जी संसद ने बिल पास किया है, आपको अलाउ करना होगा। मना कर दिया, बिल रिटर्न कर दिया, संसद के पास वापस आ गया। संसद के पास जब वापस आ गया, ये है विद्या देवी भंडारी जी जो कि केपी शर्मा ओली की पार्टी से हैं, लेकिन केपी शर्मा ओली अब प्रधानमंत्री है नहीं। अच्छा, देवबा साहब के साथ वापस आता है। देवबा साहब कहते हैं कि साहब हम फिर से एक बार इस बिल को अपनी संसद में पेश करवाएंगे, क्योंकि संविधान कहता है कि अगर कोई भी बिल एक से ज़्यादा बार पास हो जाए तो 2 बार पास होने पर राष्ट्रपति को उस पर मोहर लगानी ही होगी। इन्होंने दूसरी बार इस बिल को पास करवा के हाल ही में भिजवाया था मैडम जी के पास। मैडम जी के पास बिल पहुंचा, मैडम जी ने फिर मना कर दिया कि जाइए मैं परमिशन नहीं दे रही। अब देवबा साहब कंफ्यूज हो गए, बोले आप ऐसा कैसे कर सकते हो साहब? बोले क्यों? बोले टेक्निकली तो आपको 2 बार में अगर हमने कोई बिल पहुंचा दिया तो इस पर आप बाउंड हो गई हैं कि आपको इसे परमिशन देनी होगी। मैडम जी ने इनकार कर दिया, बोले नहीं मैं बाउंड कुछ नहीं हूँ। बोले क्यों नहीं हो आप बाउंड साहब? क्योंकि आपको परमिशन देनी चाहिए भाई, क्योंकि टेक्निकली आपने दूसरी बार बिल को रोक लिया है। तो इन्होंने कहा कि मुझे अपने पद पर बैठे हुए संविधान की रक्षा करने का भी दायित्व दिया गया है, और जब संविधान की रक्षा करने का दायित्व दिया गया है, आप लोग संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो मैं इस चीज को अलाउ नहीं करूंगी। और ऐसा कह के इन्होंने उस बिल को वापस भेज दिया। अब यह मामला यहां से निकलकर कोर्ट जाएगा। उम्मीद है कि आपको पूरी कहानी ब्रीफ में समझ में आ गई है चल क्या रहा है। अब मैं आपको उस बात को जो मैंने कहा उसे वेरीफाई करने के लिए सिलसिलेवार तरीके से सारी चीज़ों के साथ लेते हुए डिटेल में चलता हूं। तो कहानी की ब्रीफिंग आपके सामने हो गई है, मूवी का ट्रेलर हो गया है, अब उसे विस्तार से भी देख लीजिए। तो देखिए, दुनिया भर के अखबारों में यह सुर्खियों से है कि नेपाल इन फ्रेश पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट। तो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट है वो आपको समझ में आ गया। एज प्रेसिडेंट डिक्लाइन टू साइन सिटीजनशिप लॉ। क्लियर? सब जगह अखबारों के अंदर आप न्यूज़ देख सकते हैं, रॉयटर्स, वियॉन, इंडियन एक्सप्रेस, हर जगह यही सिटीजनशिप बिल छाया हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको पहले तो न्यूज़ का महत्व समझ में आ गया होगा कि आफ्टर ऑल ये क्या हो रहा है। तो अब ये है क्या विवाद? तो मैंने आपको जैसा शुरुआत में बताया कि सिटीजनशिप बिल को विद्या देवी भंडारी के पास भेजा गया था, लेकिन उन्होंने उसे ऑथेंटिकेट करने से इनकार कर दिया। इसके बाद में अब एक फ्रेश रोखड़ी ये हो गई है कि अब सुप्रीम कोर्ट जाकर के इसके बारे में बहस करनी होगी कि क्या किया जाए। तो अब विद्या देवी भंडारी जी, जो कि एक ऐसे पद पर बैठी हैं जिस पद पर उन्हें किसी भी पार्टी के प्रति पूर्वाग्रह नहीं रखना चाहिए, वो फिलहाल पूर्व पार्टी जो केपी शर्मा ओली जी की पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, जिससे कभी ये खुद भी बिलोंग किया करती थी, फिलहाल ये इनके प्रति ही इंक्लाइंड हैं, यानी कि इन्हीं के विचारों से सहमत अभी तक दिखाई पड़ती हैं। यही कारण है कि ये अभी तक इस बिल को अपनी परमिशन नहीं दे रही हैं। तो एक प्रकार से विद्या देवी भंडारी जी एक एम्पायर हैं जो कि मैच में आउट होने के बाद भी नॉट आउट का ही इशारा कर रही हैं। ठीक है साहब? अच्छा, यहाँ की थोड़ी संसदीय व्यवस्था समझ लीजिए। जैसे अपने यहाँ लोकसभा राज्यसभा होती है, लोअर हाउस अपर हाउस होता है, ऐसे ही इनके यहाँ पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और नेशनल असेंबली होता है। ठीक है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ऑब्वियस सी बात है, जो लोग सरकार बनाकर बैठे हुए हैं उनके पास में 158 सांसद हैं, और जो लोग अपोजिशन में बैठे हैं उनके पास 95 सांसद हैं। इस समय पर जो CPN ULM है, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट जो पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, ये पार्टी केपी शर्मा ओली वाली पार्टी है। ये वही वाले ओली हैं जो कि भारत के साथ में बहुत बार ओले गिरा चुके हैं। जैसे आपको मालूम होगा कि जो हमारा मैप वाला विवाद हुआ था, मानचित्र वाला विवाद हुआ था, वो इन्हीं के कार्यकाल में हुआ विवाद था। भारत के नेपाल के साथ संबंध जब जब बिगड़ते हैं तो कार्यकाल इनका होता है, भारत के जब संबंध सुधरते हैं तो कार्यकाल इनका होता है। आप ये समझिए कि नेपाल की जो सरकारें हैं
वो आइदर चाइना साइड और इंडिया साइड इस तरह से बटी हुई हैं। ये माना जाता है कि नेपाल की अगर कम्युनिस्ट पार्टी सरकार आएगी तो स्वाभाविक है कि वो कम्युनिस्ट तरफ यानी कि चाइना की तरफ झांकेगी। नेपाल के अंदर अगर कांग्रेस की सरकार आएगी, वहां की पार्टी का नाम भी नेशनल कांग्रेस है, तो वो इंडिया की तरफ देखेगी यानी कि इंडिया की तरह से चलना चाहेगी, लोकतांत्रिक तरीके से चलना चाहेगी। इन दोनों के बीच में इस तरह से चीजें बटी हुई हैं। हालांकि अब ये विवाद की स्थिति फंसी हुई कहां है कि जब मेजॉरिटी में जो लोग हैं उन्होंने बिल पास तो कर दिया, लेकिन जो माइनॉरिटी में लोग हैं उनके द्वारा बैठाई गई जो प्रेसिडेंट थी कभी, वो अपनी पार्टी के प्रति अपनी वफादारी नहीं छोड़ रही है। ठीक है, इसी के साथ साथ नेशनल असेंबली की अगर हम बात करें तो नेशनल असेंबली में 39 सांसद हैं। उन सांसदों में से इसी प्रकार से मेजॉरिटी गवर्नमेंट साइड में है और अपोजिशन साइड में मेजॉरिटी नहीं है। ठीक है साहब। अच्छा, इसके अलावा कुछ बच्चे आरएनए के बारे में लिख रहे हैं, रिप आरएनए। मैं आपको याद दिला दूं कि मोस्ट प्रोबेबली 99.99% नवरात्र स्थापना वाले दिन हम वापस से आरएनए को शुरू करेंगे। मेरी प्राथमिकताओं में आरएनए है, मैं आपको बस ये इन्फॉर्म कर रहा हूं। ठीक है। अच्छा, तो इस संशोधन बिल के ऊपर जब वोटिंग हुई तो ऐसी स्थिति में 135 वोट जो थे वो इसके फेवर में पड़े। किसके फेवर में? अमेंडमेंट बिल के फेवर में पड़े, जो कि अपने आप में बहुमत पर थे, यानी कि इस आधार पर इस चीज को ले जाया जा सकता था। एक विवाद जो मैंने आपको यहां पर बताया वो तो आप सभी के सामने स्पष्ट हो गया, और वो विवाद क्या था कि कोई भी विदेशी महिला अगर नेपाल में शादी करके आती है तो विदेशी महिला मैक्सिमम इंडियंस हैं, तो ऐसी स्थिति में उनकी शादी के बाद में इमीडिएटली उन्हें आफ्टर मैरिज नेपाली की सिटीजनशिप मिल जाए। ये यहाँ का कंट्रोवर्शियल प्रोविजन है जिसको लेकर के राष्ट्रपति उसे बार बार रोक दे रही हैं। ठीक है ना, ग्रांटिंग फॉरेन वुमेन सिटीजनशिप इमीडिएटली आफ्टर द मैरिज ऑफ ए नेपालीज वुमन। दूसरा जो यहाँ पर कंटीन्यूअस इशू है वो क्या है? ग्रांटिंग फादरलेस चिल्ड्रन बोर्न टू ए नेपाली मदर सिटीजनशिप आफ्टर देयर मदर्स डिक्लेरेशन। अब इस कहानी को भी थोड़ा सा आप विस्तार से समझ लीजिए कि इनके द्वारा इस बिल के अंदर जो यहां पर लाया गया है, इसमें जो विवाद छिड़ रहा है उसके अंदर दूसरा कारण क्या है। तो देखिए, विद्या देवी भंडारी ने एक बार तो इस चीज के ऊपर अपनी रोक लगा रखी है कि साहब नहीं, कोई विदेशी महिला आते ही शादी करके आए और हमारी नागरिकता ले ले, ये मंजूर नहीं है। दूसरा जो मामला यहां पर चल रहा है, अब वो क्या है वो सुन लीजिए। देखिए क्या हुआ कि अगर कोई महिला है, अब ये थोड़ा सा मतलब एक तरह से समझिए कि जेंडर जस्टिस को मतलब डिसप्रूव करता है, अब क्या बोलें इसको, आप थोड़ा सा देखिएगा। हो क्या रहा है कि नेपाल के अंदर जो महिलाएं हैं, अगर उनके संतान हैं तो संतान की नागरिकता क्या हो? भाई टेक्निकली तो इंडिया में जैसा होता है कि हमारे यहाँ पर सिटीजनशिप बाई बर्थ भी मिलती है। अगर आप इंडिया में पैदा हुए हैं तो आप इंडिया के नागरिक हैं, बाकी सब चीज़ें हटाइए। नेपाल में भी अगर आपके माता पिता नेपाली हैं तो बाई बर्थ आपके पास नेपाली सिटीजनशिप है। लेकिन एक माँ जो कि सिंगल मदर है और वो ये डिक्लेयर नहीं कर पा रही है कि उसका फादर कौन है। अब आप एक बात बताइए, फादर के ऊपर कभी भी ये लाइबिलिटी नहीं आती कि ये जो संतान है ये तुम्हारी है, इसे प्रूव करो। मदर के ऊपर यहाँ ऑन पेपर क्या लाइबिलिटी आ रही है कि ये प्रूव करो कि ये संतान तुम्हारी है। अब प्रूव नहीं करना, आप तो डिक्लेयर कर दो। डिक्लेयर क्या करना है कि संतान आपकी है। अगर आप डिक्लेयर कर दोगे तब तो आपको हम ये नागरिकता बच्चे को दे देंगे, अदरवाइज उस बच्चे को नागरिकता तब तक नहीं मिलेगी जब तक ये डिक्लेयर नहीं कर देती या ये प्रूव नहीं कर देती। यानी कि ग्रांटिंग फादरलेस चिल्ड्रन, जिन बच्चों के बाप नहीं हैं, वो अगर नेपाल में पैदा भी हो गए तो जितनी भी मदर हैं वो सिटीजनशिप दिलवा नहीं पाएंगी उस बच्चे को जब तक वो डिक्लेयर नहीं कर पाएंगी कि इसका फादर कौन है। तो अब एक बात बताइए, ये सीधा सीधा एक तो मतलब वैवाहिक रिश्तों के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, और दूसरा महिला की अस्मिता के ऊपर भी एक सवाल है। इसे लेकर के वहां पर काफी विरोध हो रहा है। ठीक है कि साहब ये क्या मतलब पॉइंट आपने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, इसके पीछे जो लॉजिक है वो लॉजिक ये भी हो सकता है कि नहीं, हम ये मान करके कि क्या पता कोई बच्चा बॉर्डर क्रॉस करके आ गया हो। कयास तमाम है लेकिन कोई मीनिंग उनका नहीं निकल रहा है। तो क्रमबद्ध तरीके से मैं आपको बताऊं तो 2022 में 14 जुलाई को देउवा साहब की पहली बार मतलब फर्स्ट टाइम जो है वो भेजा गया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। वो अभी तक पास होकर के नहीं आया। प्रेसिडेंट जो थी मतलब वहां की विद्या देवी भंडारी थी, उन्होंने 14 अगस्त को इस बिल को लौटा दिया था। फिर सेकंड टाइम वापस भेजा गया 14 अगस्त को, जब लौटा दिया गया तो इसलिए को विवाद हुआ। फिर इसको वापस से लौटा दिया गया। तो अब सिटीजनशिप जो है नेपाल की अपर हाउस ने दोबारा से इसको 3 सितंबर को भेजा। 3 सितंबर को जब भेजा तो फिर वापस से इसको लौटा करके
संसद के पास भेज दिया गया कि साहब हम इसको मंजूर नहीं कर सकते। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे के सारे मुद्दे मतलब क्रमबद्ध तरीके से समझ में आ गए होंगे, जहां तक मेरी समझ है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको नेपाल के संविधान के बारे में भी बता देता हूं। नेपाल में वर्ष 2006 तक राजा का शासन चला करता था। राजा का शासन यानी कि पूरी तरह से मोनार्की व्यवस्था थी, राजशाही थी। लेकिन फिर वहां पर लोकतंत्र की लहर जगी, लोगों ने राजशाही को त्याग दिया, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बनी। लोकतांत्रिक व्यवस्था बनने के बाद वर्ष 2015 में जाकर इन लोगों का संविधान बना। 2015 में संविधान बना, लेकिन जब 2006 में मोनार्की खत्म हुई तो उसी समय इन्होंने मोनार्की के खत्म होते ही सिटीजनशिप बिल पास कर दिया था, दैट वाज सिटीजनशिप 2006। चूंकि वहां पर विक्रम संवत चलता है, कहां पर? नेपाल के अंदर, तो इसी वजह से उसे हिंदू पंचांग का जो विक्रम संवत है वो चलता है, तो इसी वजह से 2006 को 2063 विक्रम संवत कंसीडर किया जाता है। ठीक है, 2006 के बाद में अभी कितने साल और निकल गए? 16, तो इसमें 16 और जोड़ लीजिए, दैट इज 79, 2079 विक्रम संवत चल रहा है 2022 में। कहां पर? नेपाल के अंदर। ठीक है, तो इन्होंने तुरंत 2006 के अंदर नेपाल सिटीजनशिप एक्ट 2063 विक्रम संवत पारित कर दिया। अब पारित कर दिया, उसके आधार पर यह कहा गया कि साहब इससे पहले के जितने भी लोग हैं वो नेपाली होंगे। किससे पहले के? संविधान बनने से पहले के। संविधान कब बना? 2015 में। 2015 का जो संविधान था उसमें कहा गया कि वो सारे लोग जो 2015 से पहले नेपाल में हैं वो सारे नेपाली हैं। उसके बाद वालों के लिए नेपाल के अंदर यह बिल लागू हुआ, जिसमें 7 साल की कंडीशन डाली गई। ठीक है साहब, तो उम्मीद है कि आपको नेपाल की नागरिकता कानून समझ में आ गया होगा। अब इसके अंदर कौन सा ऐसा विवादित विषय है? तो इनका आर्टिकल 11(2) भी है, जिसमें ए पर्सन बॉर्न टू ए फादर और मदर विद नेपाली सिटीजन कैट सिटीजनशिप बाय डिसेंट। यहां तक तो सब सही है। इसमें कहा गया है ए पर्सन इज बॉर्न टू नेपालीज मदर who has lived in country and an unidentified father will also get citizenship by descent। इसी को परिवर्तित करने की बात फिलहाल चल रही है। कहां पर? नेपाल में। नेपाल में इसी को बदलकर कहा जा रहा है कि पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। मैप के आधार पर आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि नेपाल का जो भारत के साथ जुड़ा हुआ हिस्सा है उसे आप तराई रीजन के नाम से पहचानते हैं। ये थोड़ा सा प्लेनर एरिया है। ठीक है, तो अब आप सवाल पूछेंगे कि क्या इससे भारत के रिश्तों पर फर्क पड़ेगा? देखिए, भारत के रिश्तों पर फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन भारत की बहुत सारी नीतियां हैं जो नेपाल पर फर्क डालती हैं। व्यवहार अच्छा रहे, क्योंकि नेपाल के अंदर जो मधेसी हैं वो काफी ज्यादा प्रो इंडियंस हैं। ऐसी स्थिति में नेपाल की सरकारें भी चाहती हैं कि उन्हें साध कर चलें, लेकिन जो पहाड़ पर बैठे हुए लोग हैं वो प्रो चाइना हैं, ऐसा कहा जाता है। हालांकि सारे के लोग ऐसे नहीं होते, कुछ नेपाली भी होते हैं। लोगों की विचारधाराएं हैं, कोई किसी को सही किसी को गलत मानता है। खैर, ये राजनीति है, अपनी जगह चलती रहेगी। फिलहाल तो हम यही सब चाहते हैं कि जो विवाद से शुरू हुआ नेपाल और भारत के बीच का डिस्टेंस था, जो लिपू लेक और काला पानी विवाद को लेकर था, उससे आगे की तरफ बढ़ते हुए दोनों देश साथ मतलब शांति से एक साथ आगे बढ़ें और एक दूसरे। अच्छा, बात यहाँ पे ये है कि ये सेम कंडीशन पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर कैसे है मैं आपको बताता हूँ। अभी जो गवर्नमेंट है वो किसी और पार्टी का, और वो जो सदर है वो किसी और पार्टी का है। सदर इमरान खान की पार्टी का, और अभी जो नई गवर्नमेंट आई उनकी पार्टी सिर्फ गवर्नमेंट तक है, सदर उनका है नहीं, तो वो भी इसी तरह बिल को क्लोज कर रहे हैं। बट यहाँ पे बात ये है कि ये जो लॉ है ये काफ़ी ज़बरदस्त लॉ है। बट मैं इस चीज़ को ये कह सकता हूँ कि केपी ओली शर्मा ने बाकी चीज़ें नेपाल और इंडिया के रिलेशन को काफ़ी ख़राब किया था, और केपी ओली शर्मा ने काफ़ी ऐसी बातें भी की थी जिससे दोनों कंट्री की जो रिलेशन थे काफ़ी बेस्ट हुए थे, काफ़ी बेहतर हुए थे। सो यहाँ पे एक ये चीज़ भी है कि केपी ओली शर्मा के टाइम पे वो ज़रा चाइना से ज़्यादा क्लोज हुए थे, जिसकी वजह से नेपाल और इंडिया के ताल्लुकात काफ़ी ख़राब थे। और यहाँ पे आपको पता है कि 2020 के अंदर काफ़ी लड़ाई हुई थी, बॉर्डर इशू काफ़ी हुआ था, नया मैप लॉन्च हो गया, ये सारी चीजें आपको उस टाइम की बताई। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की जो बात की गई थी वो इसी बात पे की थी कि यार जो इंडियन से लोग आ रहे हैं, जो इंडिया से लड़कियां शादी हो रही है नेपाल में आ रही, तो उनको ना मतलब वो मिल जाए, नेपाली सिटीजनशिप मिल जाए कि यार वो एक नेपाली है और एक इंडियन भी है, उनको मतलब नेशनलिटी मिल जाए। तो इस चीज को अभी गवर्नमेंट ने 7 साल का किया था जब पुरानी गवर्नमेंट थी केपी ओली शर्मा की, बट अभी जो नई गवर्नमेंट है वो इसको कम करने का कह रही है कि यार कम हो। तो ये चीज थी। बाकी मुझे आप बताइए अपनी राय कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। जबरदस्त लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं तो ये कह सकता हूँ कि यार इस बिल को पास होना चाहिए था, क्योंकि अगर जल्दी ये प्रोसेस हो जाता है, बिल्कुल भी जल्दी नहीं बट कम से कम 1-2-3 महीने के अंदर, साल के बाद आपको ये सिटीजनशिप मिल जाती है, तो ये काफी बेस्ट हो जाता। बाकी आपको कैसा लगा आप अपनी राय बताइए लाजमी। मिलते फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।